नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज कुमार शर्मा, टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आपके सामने समस्या चयन से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ, जो एमएड 4th सेमेस्टर में शोधार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आशा है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब इन समस्याओं का हम किस प्रकार निराकरण करें, किस प्रकार समाधान करें। समाधान करने से पूर्व हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या हम समाधान कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से का तात्पर्य यहाँ पर ये लिया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप उस समस्या को समझें और स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान निकालें, जिससे उस समस्या से संबंधित हमें सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हो। अतः अनुसंधान के लिए हम समस्या का जो चुनाव करेंगे, उसका व्यवस्थापन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, तो उसके संबंध में हमें सभी पक्षों से अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जटिल कार्य है। जटिल कार्य तब है जब हम उस समस्या को वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो उस क्षेत्र की सबसे निकट जो समस्या होती है वो होती है समस्या का चयन करना, कि हमें टॉपिक कौन सा लेना है। समस्या चयन में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनुसंधानकर्ता, कई बार क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता समस्या वो ले लेता है जो उसके क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत है। तो इस कारण से उसको खुद को समस्या चयन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनुसंधान के लिए उस समस्या का चयन इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी है कि वह पर्याप्त समय में उसको पहचान सके, अपने शोध के लिए उसे अपना सके। समस्या को ढूंढने, पहचानने, उसके स्वरूप से परिचित होने के लिए अनुसंधानकर्ता को कई सैद्धांतिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कई इसमें सिद्धांत आते हैं, उन सिद्धांतों का ध्यान करना पड़ेगा, जिनकी चर्चा हम आगे इसी टॉपिक में करेंगे। किन किन सैद्धांतिक बातों की हम बात करेंगे, हम आगे किन किन व्यवहारिक बातों की जानकारी रखनी चाहिए, इसका भी हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, समस्या क्या है। समस्या के संबंध में विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग राय दी है, कोई एक मत नहीं है। लेकिन हम एक सामान्य विचार से सोचें, सामान्य मानव की दृष्टि से सोचें, तो समाज की अपनी समाज में मानव रहता है और मानव की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की संतुष्टि में यदि उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य को समस्या होती है। तो ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित जो बाधा है वो समस्या है। जो ही साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। आवश्यकता की संतुष्टि के साथ ही समस्या का अंत हो जाता है। इसलिए समस्या कब होगी? जब आवश्यकता होगी और उसके साथ साधन और फिर समस्या है, मतलब तीनों का आपस में गहन संबंध है। समस्या की गंभीरता किन बातों पर निर्भर करती है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि समस्या की गंभीरता जो है वो आवश्यकता की गहनता, साधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर होती है। आवश्यकता जितनी गहन होगी, साधनों की कमी होगी, उपलब्ध साधन, हमारे पास साधन सीमित होते हैं, आवश्यकता हमारी प्रबल होती है, तो हमारी समस्या की गंभीरता बढ़ती जाएगी। अतः आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोधन जितना तीव्र होगा, समस्या भी उतनी ही गंभीर होगी। प्रोफेसर सी टर्नसेट के अनुसार समस्या का जब चयन किया जाता है
तो कुछ आधारों को उसमें काम में लिया जाता है कि क्या आधार हम लिए जाते हैं। देखिए, कोई भी अनुसंधान करता है, जब हम थीसिस लिखते हैं तो हम अनुसंधानकर्ता के रूप में थीसिस लिखते हैं, और अनुसंधानकर्ता के रूप में जब हम थीसिस लिखते हैं तो हमें क्या क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें प्रोफेसर सी टर्नसेड ने बताया है। सबसे पहले तो जो हम टॉपिक ले रहे हैं, अर्थात जो समस्या हमने चुनाव की है, उसमें रुचि होनी चाहिए। उसमें रुचि होने के कारण हम उस समस्या को लेते हैं। दूसरी बात, उच्चतर अध्ययन के आधार के रूप में, कि हम जो एक शोधार्थी के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक उच्चतर अध्ययन के रूप में होता है, और तो हम उसके आधार के रूप में जो है उसको हम अपनाते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों को समुन्नत और श्रेष्ठ बनाने हेतु भी हम समस्या को चयन करते हैं, और व्यक्तिगत जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वो उसकी पूर्ति के संदर्भ में भी हम समस्या का चयन करते हैं कि हमें किस प्रकार की समस्या लेनी है। तो एक कुशल अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के संपूर्ण क्षेत्र से अवगत होना चाहिए। यदि वह अपने क्षेत्र से अवगत नहीं है और उसने यदि ऐसी समस्या का चुनाव कर लिया जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, तो खुद एक समस्या जो उसने लिया है, जो टॉपिक उसने चुना है, वो खुद एक समस्या बन जाएगी। अब हम देखते हैं समस्या के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। इसके बारे में बहुत से विद्वान हुए हैं, जैसी अल्माक, एच.एस. अबेसन, जॉन डब्ल्यू वेस्ट, गुडबार और स्केट्स महोदय। इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है जहाँ से हम समस्या को ले सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक अभिलेखों के माध्यम से हम ले सकते हैं। देखिए, हम विदेशों में ना जाकर हमारे देश में ही हम चर्चा करें, रामायण है, महाभारत है, कई जो हमारे महाकवि हैं उनके काव्य हैं, तो वहाँ जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के माध्यम से भी हम समस्या को चुन सकते हैं, हम उन पे कार्य कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अनुसंधान करता है तो किन चीज़ों की वो व्याख्या करता है, उन व्याख्या में कई बार कमियां हो रह जाती हैं। तो वो जो कमियां रह गई वो अंधकारपूर्ण क्षेत्र है जिसके ऊपर उस अनुसंधानकर्ता का ध्यान नहीं गया। तो उस अनुसंधानकर्ता का जो ध्यान नहीं गया है, उस अंधकारपूर्ण क्षेत्र को हमें ढूंढ निकालना है और वहाँ पर हमें कार्य करना है। तो वो जो कार्य होगा वो हमारा मौलिक कार्य होगा। ऐसे स्थलों को ढूंढ निकालना जिनके निष्कर्षों की विधिवत जांच नहीं की गई हो, ये भी वही है जो हमने दूसरे बिंदु में समझा है, ये वही कार्य है। विषय से संबंधित गोष्ठी, हम जिस विषय में अध्ययन करना चाहते हैं उसके संबंधित गोष्ठियों में हमें जाना चाहिए, वहाँ उसका अध्ययन करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस समस्या से संबंधित कई बातों का पता लगता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट महोदय ने बताया है, जैसे कक्षा, विद्यालय, समाज स्वयं में आवश्यक साधन है, यानी ये हमें समस्या का सुझाव दे सकते हैं। देखिए, समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन सोशल समस्याओं को एजुकेशनल चीज़ों से जोड़ करके हम अपने शोध में शामिल कर सकते हैं। प्राविधिक परिवर्तन, सामाजिक विकास और नई समस्याएं भी साधन बनती हैं। देखिए, शिक्षा में नवाचार होते रहते हैं, नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं और नई नई समस्या को भी हम चुन सकते हैं। स्नातक शैक्षिक अनुभव भी हमारे काम देते हैं। समस्या की खोज हेतु साधन, उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, जो विद्वान हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करें तो वो भी हमारे साधन के रूप में बन सकते हैं। एच.एस. अबेसन महोदय ने बताया गया कि जो शिक्षा प्राप्त की जा रही है उस शिक्षा प्रक्रिया का अध्ययन हो, यानी जो वर्तमान में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो हमारे बालकों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति करवा रही है।
क्या हम उन बालकों से जो अपेक्षा रख रहे हैं वो अपेक्षा में खरे उतर रहे हैं? तो जो हमारी शिक्षा है वो दोषपूर्ण है या उसमें या फिर वो सही चल रही है, इस बात की जानकारी भी हमें शोध कार्यों से प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो शिक्षा प्राप्त की जा रही है उस शिक्षा प्रक्रिया का अध्ययन भी होना ज़रूरी है। तो वहाँ से भी हम समस्या को उठा सकते हैं। शोध प्रबंधों के अंत में देखिए, कोई भी शोध कार्य करता है तो शोध कार्य थीसिस लिखता है। थीसिस के बाद में वो कई प्रकार के सुझाव देता है। उन सुझावों को लेकर भी हम वहाँ से अपनी समस्या को उठा सकते हैं। कोई शोध कार्य पूरा हो चुका है तो उसका जो सारांश है, उस सारांश को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी हमें समस्या प्राप्त हो जाएगी, हमारा टॉपिक प्राप्त हो सकता है। समस्या का मतलब यहाँ पर टॉपिक से भी ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि समस्या से संबंधित हमारा टॉपिक होना चाहिए। मतलब समस्या मतलब हमारा टॉपिक, हमारे थीसिस का टॉपिक जो होता है वही हमारी समस्या होती है। वे साधन खोजे जाएं जो आज तक उपेक्षित हैं। यानी कि हमने जो बिंदु 2 में पढ़ा था, जैसी अलमाक के बिंदु 2 में पढ़ा था कि जो अंधकारपूर्ण क्षेत्र रह गया, यानी जहाँ हमने किसी चीज़ की उपेक्षा कर दी, वो क्षेत्र भी हमें समस्या को सुलझा सकता है। गुडबार स्केट्स महोदय ने क्या बताया है कि पूर्ण अनुसंधान कार्य के अधिकाधिक वर्णन हो। यानी कोई भी अनुसंधान यदि कार्य किया जा रहा है तो उसमें हम उसको पढ़ करके उसमें से समस्या निकाल सकते हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कितना अनुसंधान कार्य हो चुका है, कितना होना बाकी है। तो ये जो अगला सेंटेंस है कि कितना होना बाकी है, यहाँ से हम समस्या उठा सकते हैं। नवीन प्रवृत्तियों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। जब हम विश्लेषण करेंगे तो हमें पता लगेगा कि नई नई समस्या वहाँ से निकलेगी और उस टॉपिक पे हम कार्य कर सकते हैं। शिक्षा संबंधित भविष्यवाणी हो, अनुसंधान जिस पर शिक्षा संबंधित भविष्यवाणी की बात हम कहें कि आगे चल कर के देखिए, जब हम शिक्षा से संबंधित किसी भी टॉपिक पर कार्य कर रहे हैं, किसी समस्या पे कार्य कर रहे हैं, तो जब हम उस समस्या पे कार्य कर रहे हैं तो हमारे में ये सोच विकसित ज़रूर होगी कि हम उस शिक्षा संबंधी भविष्यवाणी कर पाएंगे। और अनुसंधान जिस पर कार्य हो, ऐसा अनुसंधान जिस पर कार्य हो चुका हो, उस पर भी हम समस्या ढूंढ सकते हैं। किसी क्षेत्र में प्राप्त आलोचनात्मक जो निबंध हैं, पत्रिकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, ये भी उपयोगी साधन के रूप में हमारे काम में आ सकते हैं। अब हम नीड ऑफ रिसर्च की बात करते हैं कि अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। तो W.A. मैकाले महोदय ने एक बात बताई है कि प्रयोगात्मक समस्या को ढूंढने का सबसे उत्तम उपाय विशेष क्षेत्र के जिज्ञासु छात्र बन जाएं। आप उस क्षेत्र का गहन अध्ययन करें। आप यदि आपको किसी समस्या पे कार्य करना है, किसी क्षेत्र की समस्या पे कार्य करना है, तो उस क्षेत्र के जिज्ञासु छात्र बन जाएं। मतलब पूरी तरह से उस क्षेत्र पर आप निर्भर हो जाएं, पूरे उसके अंदर उसमें अध्ययन करने के लिए आप पूरी तरह से उसके ऊपर जिज्ञासु बन जाएं और उसका गहन अध्ययन करना शुरू कर दें। तब आपको वो समस्या मिलेगी और उसका आप विश्लेषण कर सकेंगे और आपको वो समस्या, उस पर आप थीसिस लिख सकते हैं। आलोचनात्मक ढंग से साहित्य का अध्ययन करना, कोई भी साहित्य है उसका आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन करना, यह भी अनुसंधान की आवश्यकता है। प्रत्येक बाधा को चिंतन तथा कार्य क्षेत्र से संबंध में महत्व देना, शोध कार्य के मार्ग में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को जिज्ञासा पूर्वक देखना, अब तक हुए शोध कार्यों का जायजा लेना, इन सब बिंदुओं को देखते हुए अनुसंधान की आवश्यकता है, नीड ऑफ रिसर्च है। अब महत्वपूर्ण बात हमने शुरू में पढ़ी थी कि समस्या चयन हेतु हमने पहले कहा था कि समस्या चयन हेतु कुछ सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातों का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। तो वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातें हैं क्या? तो वेरियस मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, तो हम उन विधियों की बात करेंगे। अब ये जो विधियां हैं, इनको हम ये कह सकते हैं कि ये समस्या चयन के सिद्धांत हैं
ये वो व्यवहारिक बातें हैं जिनको लेकर के हम समस्या का चयन कर सकते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट ये आता है कि जो आप अनुसंधान कर रहे हो, सबसे पहले उस क्षेत्र का निश्चय कर लो। अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय करना, शोधकर्ता सबसे पहले उस क्षेत्र का निश्चय करना होगा जिस क्षेत्र में वो अपना शोध करना चाहता है। और शोधकर्ता को विशेष तौर पर ये ध्यान रखना होगा कि उसके ऊपर ये क्षेत्र थोपा नहीं जाए, बल्कि वो खुद उस क्षेत्र को चयन करे, उस क्षेत्र का वो जानकार हो, तभी उस क्षेत्र को वो ले। नहीं तो उसको थीसिस लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, जब हम एक शोधकर्ता के रूप में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें संबंधित साहित्य का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आलोचनात्मक अध्ययन करना समस्या के चुनाव के लिए स्रोत भी और एक विधि भी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे मान लीजिए आपका एक टॉपिक है, आपकी एक समस्या है, उस समस्या से संबंधित आप स्रोत कहाँ से लेकर आएंगे? उसके लिए आपको पाठ्य पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको पत्र पत्रिकाएँ पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको पूर्व में हो चुके अनुसंधानों को पढ़ना पड़ेगा जो आपके टॉपिक से संबंधित हैं। तो ये संबंधित साहित्य का अध्ययन कहलाता है। शोधकर्ता तथा प्राध्यापकों का संबंध, ये भी समस्या चयन हेतु विधियाँ हैं कि शोधकर्ता के लिए शोध करवाने वाले प्राध्यापकों से संबंध बनाए रखना। तो जब प्राध्यापकों का संबंध बनता है तो वो शोध कार्य पहले कर चुके होते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक अवलोकन, इसके तहत अनुसंधानकर्ता को समस्या के प्रति सूझ उत्पन्न करने हेतु रुचि प्रदर्शित करनी होगी। अतः प्रत्येक पक्ष का वैज्ञानिक निरीक्षण व अवलोकन करना होगा। शोधकर्ता का स्वयं का अनुभव भी यहाँ पर काम देता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों पर ही निर्भर है। शोधकर्ता, हमने पहले एक बात कही थी कि शोधकर्ता को जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। यदि शोधकर्ता जिज्ञासु है, सजग है, तो स्वयं का अनुभव उसे अनेक कठिनाइयों के निवारण में और उसे नए पक्षों को सीखने के लिए प्रेरणा जरूर देगा। तो शोधकर्ता का स्वयं का अनुभव भी काम देता है। और पहले किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति, पहले कई प्रकार के शोध हो चुके हैं और इस संबंध में शोधकर्ता पहले से किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति को भी मौजूदा प्रसंग में अपने शोध हेतु अपना सकता है कि क्या वो चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं, क्या वो वर्तमान में प्रासंगिक है। तो ये कुछ हमने जो देखी है, ये समस्या चयन हेतु कुछ विधियां हैं, कुछ सिद्धांत मान लीजिए, इनको सिद्धांत कह सकते हैं, कुछ विधियां कह सकते हैं। अब हम समस्या के चुनाव से संबंधित हम व्यवहारिक बातों का हमने अध्ययन किया कि क्या व्यवहारिक बातें होनी चाहिए। अब इसमें सिद्धांत क्या क्या कहते हैं। सिद्धांत यह है, पहला तो सिद्धांत जिसमें हमने पहली ही बात ये करेंगे, जैसे हमने क्षेत्र का निश्चय की बात की थी कि क्षेत्र का निश्चय होने का ज्ञान होना चाहिए, वो व्यवहारिक बात थी। अब हम सिद्धांत समझेंगे कि समस्या चुनाव से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले शोधकर्ता की रुचि का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई या हमारे संस्था में किसी के भी पास कोई शोध कार्य के लिए आता है और हम या मैम या कोई भी उसको अपने अनुसार उसको टॉपिक दे देते हैं और उस टॉपिक में उसकी रुचि ही नहीं है, तो उसको बहुत सारी समस्या आगे झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शोधकर्ता की रुचि का सिद्धांत। इसका आशय ये होता है कि अनुसंधानकर्ता उसी समस्या को चुने, पहले से उस समस्या को चुन लें, पहले से उस समस्या को जान लें, पहले से उस समस्या का विश्लेषण कर लें जिसमें उसकी इच्छा, काम करने की इच्छा हो।
ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। हम किसी को रुचि होना बहुत ही, इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अनुसंधानकर्ता की अब योग्यता है, शोधकर्ता उस क्षेत्र की समस्या चुने जिसे वह पूरा करने में सक्षम हो, वह उसमें आने वाली कठिनाइयों से पहले ही अवगत हो। तो यह उसके अभियोग्यता का सिद्धांत है। एप्टीट्यूड होना चाहिए उसमें। समस्या ऐसी हो जिसमें पहले कुछ कार्य हो चुका हो। देखिए, हमें समस्या ऐसी चुननी चाहिए जिसमें पहले कुछ कार्य होना ज़रूरी होता है। जिससे क्या होता है कि हमें जैसे देखिए इसको डिस्क्राइब किया गया है कि शोधकर्ता के लिए बात अनिवार्य है कि वह ऐसे क्षेत्रों को चुने जिसमें थोड़ा बहुत काम पहले से हो चुका होता है। बिल्कुल नए क्षेत्र में बिना अनुभव के प्रवेश करना मतलब एक कठिनाइयों को न्योता देना है। तो ये ज़रूरी है कि समस्या ऐसी हो जिसमें पहले काम हो चुका हो। समस्या मापन की सीमा में हो। समस्याएं जो हमने ली है वो मापन की सीमा में होना चाहिए। उसका मूल्यांकन किया जाना, बहुत ही सरलता से उसका मूल्यांकन किया जा सके, ऐसी समस्या होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने शुरू में ही बात की थी कि समस्या जो है वो सैद्धांतिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। तो इसीलिए उनकी उपयोगिता बढ़ती है। यदि समस्या सैद्धांतिक व्यवहारिक नहीं है तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि समस्या जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वो समाज को, शिक्षा जगत को, समाज जगत को क्या दे रही है, ये ज़रूरी है। समस्या की व्यवहारिक मान्यताएं होनी चाहिए। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पक्ष ये है, जैसे समय, निर्देशन की प्राप्ति भी, श्रम इत्यादि, ये व्यवहारिक मान्यताएं हैं कि समय हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निर्देशन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, श्रम कितना लगेगा, ये सब व्यवहारिक मान्यताएं। इन सब को ध्यान में रख करके हमें समस्या को लेना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने समस्या चयन संबंधित कुछ बातों पर हमने आज पढ़ा है। ये एमएड 4th सेमेस्टर में काम आने वाली चीज़ें हैं।